और देखिए, नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 3 पर्यटक स्थलों पर अब तक करीब 70% होटल बुक हो चुके हैं। लेकिन कोरोना की वजह से नए साल का जश्न फीका पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में सभी जिला अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां पर खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। अगर नए साल से पहले नई एडवाइजरी जारी होती है तो यहां पर आने वाले पर्यटकों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पर्यटन नगरी है और 3 पर्यटक स्थल हैं खास तौर पर यहां पर, और ऐसे में बहुत जरूरी है कोरोना को लेकर एहतियात बरतना। लेकिन अगर नए साल से पहले कोई एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग जारी करता है तो निश्चित तौर पर यह पर्यटकों के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद देश भर में सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना के नए वेरिएंट के बाद सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकारों ने भी सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। लेकिन क्योंकि नया साल आने वाला है, उत्तराखंड पर्यटक प्रदेश है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही इस हफ्ते से शुरू हो गई है। अगर नैनीताल, मसूरी, देहरादून, इसके अलावा अन्य पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो लगभग 80% जो होटल हैं वो बुक हो गए हैं और लगातार जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में यदि ये कहा जाए कि अगर सरकार कोई कड़े कानून लागू कर देती है या कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर देती है तो उत्तराखंड में जो पर्यटक आने वाले हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, कोरोना को लेकर उत्तराखंड में अभी बहुत सामान्य स्थिति है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मामले भी बहुत सामान्य आ रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी हो जाती है या केंद्र सरकार ये कह देती है कि कोरोना को लेकर पूरी तरह से नई एडवाइस जारी करे और पूरी तरह से जो सतर्कता है वो बरते और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, उसके साथ साथ ही सोशल डिस्टेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये तमाम चीज़ें यदि कड़े कानून के साथ लागू हो जाती हैं तो उत्तराखंड जो पर्यटक आ रहे हैं उनको नए साल में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जिस तरह से होटल बुकिंग की गई है और पर्यटकों की आवाजाही हो रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि इस हफ्ते उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही बहुत बड़ी संख्या में होगी। इस लिहाज से थोड़ी सी चुनौती प्रशासन के सामने भी होगी, कैसे वो तमाम पर्यटकों को संभाले, कैसे कोविड की जो गाइडलाइन है उसका कैसे पालन कराए, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग तरह के कानून होते हैं उनको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। और नए साल पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो पूरी तरह से कोरोना के जो नियम है उनको अपनाएं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ गए हैं। इंसाफ की मांग को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरीश रावत के धरने में राजनीतिक दलों समेत सामाजिक ट्रेड यूनियन के लोग भी शामिल हुए। पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना 27 दिसंबर दोपहर को 12 बजे तक चलेगा। बड़ी खबर आप इस वक्त की देख रहे हैं। अंकिता हत्याकांड आप सभी के जहन में होगा और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देखिए धरने पर बैठ गए। इंसाफ की मांग की जा रही है और सीधा देखिए आपको गांधी पार्क लिए चलते हैं जहां पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। रवि कैंतुरा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अंकिता हत्याकांड, हर किसी को दरकार है इंसाफ की कि इंसाफ कब तक मिलेगा, और यह धरना प्रदर्शन जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए हैं, क्या कहना है उनका, कब तक यह धरना प्रदर्शन चलेगा, क्या मांगे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए ये 24 घंटे का धरना प्रदर्शन हरीश रावत का है। हरीश रावत के साथ तमाम जो कांग्रेस के और लोग हैं, जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, वो यहाँ पर जुड़ गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर गांधी पार्क के बाहर हरीश रावत के साथ तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गांधी पार्क के बाहर जो हरीश रावत का ये धरना और उपवास है, ये 24 घंटे का है, यानी कि आज की 12 बजे से कल की 12 बजे तक। बड़ी बात यह भी है कि हरीश रावत आज पूरी रात पर यहीं पर रहेंगे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से वो लगातार पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी यहाँ पर जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत इस वक्त जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर और लोग हैं उन्होंने आह्वान भी किया था तमाम ट्रेड यूनियन से कि वो यहाँ पर आएँ और उनके साथ जो है यहाँ पर समर्थन करें, और उनकी जो बात है वो अपनी बात को कहते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। हरीश रावत कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। अलग अलग संगठन इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उन आवाज़ों में हम सब की आवाज़ भी सम्मिलित है। हमारी आवाज़ भी उन आवाज़ों में ही एक आवाज़ है और उसी के लिए धरना है। मेरे धरने का पहला चरण अंकिता के उस संघर्ष को, जो उसने हमारी पहचान को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का न्यौछावर किया है, उसको समर्पित है। दूसरा उन बेटियों को जो गरीब घरों की, कमज़ोर वर्ग की बेटियां थी, जो हवस का शिकार हुई अपने लोगों को,
उनके हवशियों को जो है सज़ा मिले, उसके कामना को समर्पित है। और दूसरा चरण जो तीसरा चरण है कल धरने का, वो उस बेटी के लिए है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा और जो क्रूरतम बलात्कार और क्रूरतम विभत्सतम हत्या का शिकार हुई है, जिसके माँ बाप रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे और जो है और वहाँ बेटी इस तरीके से गवा करके आए जिसका क्रूरतम हत्या की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। निर्भया की तरीके से ही विभत्सम क्रूरतम हत्याकांड है, तो उस अनामिका को के उस जीवन संघर्ष को समर्पित। हाँ सर, विपक्ष से लेकर सभी समाजी संगठन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने एक तरह से खारिज किया है। उन्होंने एसआईटी पर भरोसा जताया है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना ज़रूर कहूंगा, मेरी नहीं है, मगर जन भावना की मांग है, लोगों की मांग है कि कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच करे। नार्को टेस्ट को लेकर भी सर अभी तक जो है नार्को टेस्ट नहीं हुआ है, वो भी लंबे समय से मांग की जा रही है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए आरोपियों को। सरकार का दायित्व तो है कि जितने सवाल उठ रहे हैं, शंकाएं उठ रही हैं, जो डर लोगों के मन में है, उसका निवारण करें। ठीक है सर। अच्छा रावत जी, एक सवाल ये है कि जो अभी तक की पूरी जो जांच चल रही है, उस जांच को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और इसलिए मैं अपने अधीनस्थों पर तो जो रहे हैं कभी, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो बहुत समतावान लोग हैं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि उत्तराखंड के सामने एक ज़बरदस्त चुनौती है। ये राज्य निर्माण जैसी ही बड़ी चुनौती है, अस्मिता को बचाने की चुनौती है, अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को बचाने की चुनौती है कि अंकिता के हत्यारों को न केवल फांसी हो, बल्कि वो सब लोगों के सामने नंगे हों जो देह सुख के लिए उत्तराखंड का उपयोग करना चाहते थे, जिसके लिए बंसरा रिजॉर्ट एक उनके लिए आश्रय स्थल बना पड़ा। हरीश रावत आज रात भी यहीं पर बिताने वाले हैं गांधी पार्क के बाहर, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अब जो भी हो, हम तो शायद थोड़ा उस दिन गर्मी थी मौसम में, उस दिन पैदा हुए, लेकिन लाखों भाई बहन ऐसे हैं जो जिस समय बर्फ़ पड़ रही थी, उनकी माँ ने जो है गोद में उनको पैदा किया है, तो मैं भी उसी गोद में पैदा हुआ एक बेटा हूँ। तो इसलिए बेटी की अस्मिता और उत्तराखंड की अस्मिता के लिए यदि कुछ भी परिणाम हो, मैं भुगतने के लिए तैयार। पूजा, देखिए हरीश रावत का जो धरना उपवास है 12 बजे से शुरू हुआ है और कल 12 बजे तक रहेगा, यानी कि हरीश रावत आज गांधी पार्क के बाहर यहीं पर रहने वाले हैं और पूरी तरीके से एक मैसेज है कि जो भी अभी तक जो न्याय है वो नहीं मिल पाया है। और एक हरीश रावत ने एक खास बात ये कही है कि जिस तरीके से आगे इस तरीके के जघन्य अपराध उत्तराखंड में ना हो, उसको लेकर अभी से एक सरकार को सोचना होगा। और यहाँ से जो अंकिता जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड से कैसा मैसेज जो है प्रदेश में आना चाहिए ताकि आगे कुछ इस तरीके के अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। लेकिन हरीश रावत का ये 24 घंटे का जो धरना और उपवास है ये यहाँ पर है। अभी तक जो तमाम जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर हैं। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता उनके उपवास में नहीं है, क्योंकि हरीश रावत अपने इस ट्वीट को तकरीबन 3 दिन पहले कर चुके थे कि वो यहाँ पर बैठेंगे और जो भी लोग उनके साथ यहाँ पर आना चाहें वो आ सकते हैं। तो इस समय अगर बात की जाए तो ये उपवास जो है यहाँ पर उपवास और धरना हरीश रावत ने शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि चाहे हरिद्वार में भी एक मामले को लेकर जिस तरीके से उपवास करते हुए और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त पर। बहुत धन्यवाद आपका रवि, तमाम जानकारी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, जहां पर देहरादून से खबर है। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना अभी भी जारी है। 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं बर्खास्त कर्मचारी। बर्खास्तगी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जिला प्रशासन ने सीएम से मुलाकात का भरोसा दिया है। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 दिन हो चुके हैं और 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर ये बर्खास्त कर्मचारी बैठे हुए हैं और बर्खास्तगी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। देखिए, सर्दी का मौसम है और पहाड़ों में इस वक्त हार्ट कंपा देने वाली सर्दी है और ऐसे में देखिए कर्मचारी बीते 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज इस धरना प्रदर्शन का 8वां दिन है, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन ने सीएम से मुलाकात का इन्हें भरोसा दिया है, लेकिन बावजूद इसके बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए कर्मचारी, जिनकी तस्वीरें देखिए आप देख रहे हैं। कुछ हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए
यहां बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन ने सीएम से मुलाकात का भरोसा दिया है इन्हें, लेकिन बर्खास्त कर्मचारियों का धरना 8वें दिन भी जारी है। देहरादून से एक और खबर आप तक पहुंचा दें। कोरोना के मामले में बढ़ने की संभावना के चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने अपना एक अभियान शुरू किया है। अधिक से अधिक लोगों पर बूस्टर डोज लगाने का स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। दरअसल 25% लोगों को ही अभी तक उत्तराखंड में बूस्टर डोज लगाई गई है। केंद्र सरकार से 3 लाख वैक्सीन के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने पत्र लिखा है। जल्द ही केंद्र सरकार से प्रदेश को 3 लाख वैक्सीन की डोज दे दी जाएगी। तो बूस्टर डोज लगाने का अभियान देखिए ये चल रहा है। 25% लोगों को ही केवल अभी तक बूस्टर डोज लगा है, बाकी के जो लोग हैं उन्हें अब तक बूस्टर डोज नहीं लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार से 3 लाख वैक्सीन की मांग की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार से प्रदेश को 3 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी, जिसके बाद इस बूस्टर डोज के अभियान में तेजी लाई जाएगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो चुका है और कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को वैक्सीनेट करना। बूस्टर डोज लोगों को मिले ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अभी तक अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो केवल 25% लोग ऐसे हैं, 25% जिन्हें बूस्टर डोज लगा है, बाकियों को अब तक बूस्टर डोज नहीं लगा है। और एहतियात के तौर पर उत्तराखंड में भले ही राज्य सरकार बूस्टर डोज अभियान चला रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीनेशन की कमी है और ऐसे में ज्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो ऐसे हैं जहां पर अभियान अब तक शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र से करीब 3 लाख वैक्सीन की डोज मांगी है और इसको लेकर लगातार केंद्र से बातचीत हो रही है। ऐसे में जब तक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, अभियान में तेजी नहीं आएगी। तो देखिए, अभियान तो चला दिया स्वास्थ्य विभाग ने, लेकिन वैक्सीन अभी स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त नहीं है। जब वैक्सीन आएगी तभी अभियान में तेजी आ पाएगी। जिस तरीके से चीन में कोविड के मामले बढ़े हैं, उसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी एहतियात के तौर पर अलर्ट है। लेकिन अभी अगर प्रदेश में बात की जाए तो इस वक्त मैं सचिवालय के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक बैठक जो है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ ली थी और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो वैक्सीनेशन है उस पर तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि अभी प्रदेश में अगर बात की जाए तो जो 2 डोजें हैं वो तो लगभग तकरीबन सभी लोगों को लग चुकी हैं, लेकिन जो बूस्टर डोज है वो अभी काफ़ी हद तक जो है लोगों को नहीं लगी है। एक अनुमान है कि करीब 20 से 25% लोग ही बूस्टर डोज लगा पाए। ऐसे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि बूस्टर डोज को बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर एक मैं आपको दिखा रहा हूँ सचिवालय का, वो अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई लोग नहीं है। प्रदेश में जो बूस्टर डोज है उसको बढ़ाया जाए ताकि एक संक्रमण की जो एक आहट है वो अगर यहाँ पर होती है तो उन सब चीज़ों को जो है दूर किया जा सके। लेकिन अभी जिस तरीके से बूस्टर डोज जब तक केंद्र से नहीं मिलता है तब तक पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटरों पर ये अभियान जो है सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी इंतजार है कि बूस्टर डोज मिले और उसके बाद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इस अभियान को बड़े तौर पर शुरू किया जा सके और जो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उन लोगों को प्रोत्साहित कर उनको बूस्टर डोज लगाने के लिए कहा जा सके। लेकिन ये तभी संभव होगा जब बूस्टर डोज भी स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचेगी। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो चलिए इस बूस्टर डोज अभियान के बारे में आपको विस्तार से हम बताते हैं। दरअसल सरकार चला रही है बूस्टर डोज अभियान, लेकिन प्रदेश में केवल अभी तक 25% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है। ऐसे में 65 लाख लोग कोरोना की तीसरी खुराक उनको अभी तक नहीं मिल पाई है, कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक। केंद्र से 3 लाख वैक्सीन की मांग देखिए की गई है। 25 दिसंबर को 172 लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी, 147 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई और 25 लोगों को अभी तक, केवल 25% लोग ऐसे हैं जिनको केवल अभी तक पहली और दूसरी डोज लगी है। ऐसे में मांग की जा रही है कि बूस्टर डोज लगाने अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन 3 लाख वैक्सीन की डिमांड केंद्र सरकार से देखिए राज्य सरकार कर रही है और जब ये वैक्सीन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलेगी तभी इस अभियान में तेजी आ सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभियान तब तेजी पकड़ेगा, तब रफ्तार पकड़ेगा जब 3 लाख वैक्सीन केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को मिल जाएंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है वो केवल लोगों को वैक्सीनेट करके ही जीता जा सकता है और जरूरत है अब 3 लाख वैक्सीन की। उत्तरकाशी में इस वक्त मौसम क्या है उसकी तस्वीर देखिए अभी सामने आई है। तापमान गिरने के बाद बर्फबारी हो रही है। उच्च हिमालय, गंगोत्री, हर्षिल, सुखी, टॉप, झाला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं बर्फबारी की, जहां इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निसंदेह मन को मोह लेने वाली तस्वीरें हैं, बर्फबारी की तस्वीरें हैं, लेकिन भयंकर सर्दी का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि लोग दूर दराज से इलाकों में पहुंचते हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बात काशीपुर की करते हैं, वहां पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की सर्दी में लोग घरों में दुबके हुए हैं, तो राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां आप सर्दी के सितम को समझ पाएंगे। एक तस्वीर तो है कोहरे की जो आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है गंगोत्री की। हर्षिल की तस्वीर है जहां पर पानी तक जम चुका है। देखिए, हर्षिल में पानी जम गया, इतनी सर्दी पड़ रही है। और दूसरी तरफ काशीपुर में कोहरे का असर देखिए, सुबह सुबह कितना घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो 2 दिन से ये बर्फबारी हो रही है, और 2 दिन से ये तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। तापमान में गिरावट हो रही है। दिसंबर खत्म होते ही उत्तराखंड में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है, और कई शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। और नतीजा देखिए ये हुआ कि पानी तक जम गया। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। इन दिनों लोग सर्दी का सितम वहां पर झेल रहे हैं। पारा गिरने से गंगोत्री धाम, हर्षिल घाटी में झरने और नदियों का पानी जमने लगा है। हालांकि अभी तक बर्फबारी नहीं है, और इसी वजह से सूखी सर्दी वहां पर पड़ रही है। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस ठंड में लापरवाही भारी पड़ सकती है। आजकल जो है कोहरे ठंड बढ़ने से जो है अस्पताल में सभी तरह के बच्चे बूढ़े सब आ रहे हैं, जिसमें बच्चों में जो है ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया के केस बहुत हैं, बुखार के हैं, वायरल फीवर के हैं, न्यूमोनाइटिस के हैं। इसी तरह बच्चों में, बड़ों में जो है सांस की बहुत बीमारियां हैं, एलर्जी है, अस्थमा, दमा है, इवन स्किन के भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह के केस भी आ रहे हैं। आज वीर बाल दिवस है, और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को याद करने का दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के गुरुद्वारों में मत्था टेका। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को नमन किया। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 26 दिसंबर का बलिदान दिवस के रूप में मनाने के लिए धन्यवाद किया। सीएम धामी ने देश की सुख शांति और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की। गुरुद्वारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज हर कोई गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को नमन कर रहा है। आज बाल दिवस है, और देखिए तस्वीरें प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उनके चारों साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की महान शहादत को, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तमाम प्रकार के अत्याचारों को सहन करना स्वीकार किया, अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, दीवार में चिना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार करना स्वीकार नहीं। उनकी महान शहादत को मैं नमन करता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।